हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं फिज़िक्स क्लास 12th मिशन क्रैक फाइनल एग्ज़ाम। तो इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा लेंज़ लॉ। आज हम पढ़ेंगे लेंज़ लॉ के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ज़्यादातर केसेस में। तो आज हम इसको बहुत गहराई से समझेंगे कि लेंज़ लॉ क्या है और कैसे काम करता है ये, क्या रोल है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, क्या काम करता है ये हमारा फैराडे लॉ में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ लेंज़ लॉ। चलिए देखते हैं लेंज़ लॉ, समझने की कोशिश करते हैं एक डायग्राम के थ्रू कि लेंज़ लॉ क्या है और कैसे फंक्शन करता है। आपके सामने एक डायग्राम ओपन है और ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, लेकिन मैं एक बात और कहूँगा, प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे वीडियो नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुन लें, क्योंकि फैराडे लॉ और जो हेनरी और फैराडे लॉ का एक्सपेरिमेंट था वो बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाएगा इसके। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक और समझते हैं क्या है। ये एक सिंपल कोयल है और ये हमारे पास है बार मैग्नेट। और हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब हम इस बार मैग्नेट को, इसके पर्टिकुलर एन पोल को कॉइल की तरफ लेकर जाएंगे तो जो मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और वो पर्टिकुलर एरिया से निकलती हैं तो हम उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देते हैं। फ्लक्स का वीडियो भी डला हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वीडियो भी डला हुआ है, एक बार आप इससे पहले वो ज़रूर देखें, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा बार मैग्नेट है हम इसको इनसाइड पुश कर रहे हैं, अंदर की तरफ हम इसको कॉइल की तरफ पुश कर रहे हैं। जब हम इसको कॉइल की तरफ पुश करते हैं तो जो हमारा नॉर्थ पोल से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती है किसमें, कॉइल के अंदर। वो कॉइल के अंदर एंटर करती है इस तरह से। अगर ये कॉइल के अंदर एंटर करेगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो क्या होगा, इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। जो ये कॉइल आपके सामने दिख रही है, इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा और करंट की डायरेक्शन हम लोग डिसाइड करेंगे थंब रूल से। थंब रूल आप सभी को पता होगा कि अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो फिंगर की ये डायरेक्शन होगी, उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि जब फील्ड इसके अंदर से, कॉइल के अंदर से निकलता है तो क्या हो रहा है, इस जगह पर करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। और अभी सिर्फ इसको देखें, हमने पढ़ा हुआ है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर में से चार्जेस या करंट पास होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर हम इस पोर्शन को लें और ये देखें कि जो ये कॉइल हमारे पास लगी हुई है इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो क्या होगा, इसकी वजह से इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन मैंने कैसे पता लगाई, आप इस जगह पे देखिए, करंट की डायरेक्शन हमारी ऊपर की तरफ है तो यहां भी करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और यहां भी ऊपर की तरफ है। तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी। तो इस तरह से जो आपका कोयल का मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, जबकि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम करेगा और दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, रजिस्ट करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। कब, जब हम नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ लेकर जाएंगे और फील्ड लाइन उसमें से क्रॉस होगी। पहला केस। दूसरे केस में हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास मैग्नेट था उसको बाहर की तरफ आउट किया, बाहर निकाला, उसको आउट किया।
आप डायरेक्शन इसमें देख सकते हैं, ये आउट कर रहा है यहाँ से। तो हमारे पास जो फील्ड लग रहा था मैग्नेट की वजह से, फील्ड अभी भी इसी डायरेक्शन में लगा हुआ है, फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। बस वो फील्ड एक्चुअल में क्या होगा, जो कोयल थी कोयल के अंदर से बाहर आ जाएगा। जब कोयल के अंदर से बाहर आएगा तो सेम टाइम में जो करंट की डायरेक्शन है वो बदल जाएगी, वो अपोजिट हो जाएगी, करंट नीचे फ्लो करना शुरू कर देगा। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ऐसे बनेगी। तो आपका जो कोयल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन ऊपर वाले केस में इधर थी, वो नीचे वाले केस में इधर हो जाएगी, और जो आपके इंड्यूस करंट की पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ ये प्लस में था तो यहाँ ये माइनस में हो जाएगा, और पोलैरिटी चेंज होने की वजह से जो हमारा करंट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा था, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म हो रहा था किसमें, कोयल के अंदर करंट फ्लो करने की वजह से उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। मतलब जब मैग्नेट अंदर की तरफ इन करेंगे, जब मैग्नेट को अंदर की तरफ इन करेंगे तो कोयल के अंदर प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन अपोजिट होगी, और जब हम इसको बाहर की तरफ लेंगे अगेन अपोजिट होगी, वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। ये बेसिकली लेंज लॉ के अंदर है। ठीक है, एक और डायग्राम से उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं होप कर रहा हूं इसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा डायग्राम ये। सबसे पहले हम पहला केस लेते हैं ए। इसमें देखिए, इसको हम मान रहे हैं कोयल, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर आपको फ्रेम दिखाई दे रहा है, हम मान रहे हैं ये है कोयल। ये सर्कुलर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, डजंट मैटर। ठीक है, और हमने इसके ऊपर एक रखा हुआ है बार मैग्नेट, जिसका नॉर्थ पोल नीचे है, साउथ पोल ऊपर है। ठीक है, और इधर से इसकी वजह से जो मैग्नेटिज्म निकलेगा बार मैग्नेट की वजह से B1, वो इस डायरेक्शन में निकलेगा। तो क्या है, नो चेंज इन द इंड्यूसिंग फ्लक्स, मतलब हमने इसको कांस्टेंट रखा हुआ है, बार मैग्नेट को हम ना मूव नहीं करा रहे हैं, ना ऊपर ना नीचे, तो इंड्यूस्ड फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। सो करंट भी फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो नो इंड्यूस्ड फ्लक्स भी इंड्यूस नहीं होगा। जब करंट ही नहीं है तो फ्लक्स कहाँ से आएगा, मतलब करंट फ्लो करेगा तभी तो मैग्नेटिज्म आएगी उसके अराउंड। अगर इसमें वायर के अंदर से करंट फ्लो करेगा तभी तो इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अगर इसके अंदर से करंट ही ना फ्लो करे तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है। सेकेंड केस लेते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगी बात। सेकेंड केस में हमने क्या किया, हमारा जो बार मैग्नेट था इसको मूव कराया नीचे की तरफ। ठीक है, यानी कि कॉइल के अंदर की तरफ। तो जब बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर की तरफ मूव कराया तो बार मैग्नेट से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कॉइल के अंदर से क्रॉस हुआ। जब कॉइल के अंदर से क्रॉस हुआ तो क्या हुआ, इंड्यूसिंग फ्लक्स इंक्रीजेज। जो फ्लक्स इसमें इंड्यूस हो रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स, वो इंक्रीज करेगा, और जब वो इंक्रीज करेगा तो जो हमने ये कोयल ली हुई थी इसके अंदर क्या हुआ, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हो, काउंटर क्लॉक कह सकते हो। अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो फिर से थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालिए। करंट की डायरेक्शन ये है तो थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालिए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट साइड में निकलेगी ये। ठीक है, यानी कि जो ये कोयल हमारे पास यहाँ लगी हुई है, इसमें जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेटिज्म इसका जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा वो अपोजिट टू B1 होगा, B1 के अपोजिट होगा। यानी B1 जो है वो मैग्नेट की वजह से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, और जो आपका B2 है वो इंड्यूस्ड होगा इस कोयल के में करंट फ्लो होने की वजह से, जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड होगा वो B2 होगा। तो इस केस में आप देखेंगे B1 की डायरेक्शन डाउनवर्ड और B2 की डायरेक्शन अपवर्ड, B1 की डायरेक्शन डाउनवर्ड और B2 की डायरेक्शन B2 की डायरेक्शन अपवर्ड। क्लियर। अगेन B1 की डायरेक्शन डाउनवर्ड, B2 की डायरेक्शन अपवर्ड। ठीक है, अपोज करेंगे एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे थर्ड देखते हैं। अब डायग्राम सी पे चलते हैं। सी डायग्राम क्या कह रहा है। अगेन अब हमने क्या किया, बी डायग्राम में तो हमने इसको नीचे की तरफ इन किया था,
अब हम इसको निकालेंगे बाहर की तरफ, क्योंकि हमने ये बात बिल्कुल क्लियर पढ़ ली है फैराडे लॉ में, हेनरी फैराडे एक्सपेरिमेंट में और मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, कि जब तक मैग्नेट को मूव नहीं कराओगे अप डाउन, यहां पर क्या होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा और करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। जब तक मैग्नेट मूव नहीं करोगे फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो इसीलिए इसको मूव कराना जरूरी है। तो पहले केस में हमने क्या किया, इसको इन किया था, अब इस केस में हम इसको आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे हम इसको। ठीक है, तो जब हम मैग्नेट को बाहर निकालेंगे तो बच्चे ये ध्यान रखना कि मैग्नेट को बाहर निकाल रहे हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में इन करती हैं। तो ऐसा नहीं कि जब मैग्नेट को पीछे लेके जाएंगे तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन ये ही रहेगी, इसी डायरेक्शन में B1 काम करेगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो डिक्रीज करेगा। जो इंड्यूसिंग फ्लक्स उसके अंदर आ रहा था वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा, कम होना शुरू कर देगा। इसकी वजह से जो हमारा करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल पड़ेगा, जो हमारा करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल पड़ेगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होने की वजह से अगेन आप थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे यहां पे, तो आप पाएंगे कि जो इंड्यूस्ड फ्लक्स है वो सेम डायरेक्शन में है एज B1। अभी B1 की डायरेक्शन भी यही है और B2 की डायरेक्शन भी यही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, जबकि B1 डिक्रीज कर रहा है। समझे, यहां पे B1 इंक्रीज करेगा तो डायरेक्शन अपोजिट होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। B1 डिक्रीज करेगा तो डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, यहां पे डायरेक्शन सेम रहेगी। डी पार्ट पे देखते हैं, डी और ई पार्ट में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। पहले नॉर्थ नीचे था, साउथ ऊपर था, अब इन्होंने उल्टा कर दिया, नॉर्थ को ऊपर कर दिया और साउथ को नीचे कर दिया, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ले लिया, क्योंकि साउथ डायरेक्शन में लोगे तो B1 ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, इस तरह से। ठीक है, तो आपको आई थिंक इन दो डायग्राम से क्लियर समझ में आ गया होगा। एक और सिंपलेस्ट सा डायग्राम लेते हैं, लेंज लॉ। लेंज लॉ यहाँ पे क्या कह रहा है, लेंज लॉ यहाँ पे कह रहा है इंड्यूस्ड बी क्या है, जो करंट फ्लो होने की वजह से कोयल में हो रही है उसको इंड्यूस्ड बी बोल रहा है। फील्ड इन अ लूप वायर विल अपोज, क्या कर रहा है, अपोज करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा अपोज करेगा। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश करेगा तो इंड्यूस्ड वाला घटाएगा, वो घटाने की कोशिश करेगा तो इंड्यूस्ड वाला उसको उसकी सेम डायरेक्शन में रख के बढ़ाएगा। बहुत सिंपल भाषा में, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले केस को लेते हैं, इफ यू ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स थ्रू द लूप। ये हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ये हमारे पास मैग्नेट है जिसकी नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में है, और हम इस मैग्नेट को इस करंट जो ये लूप है, लूप के अंदर से इसकी फील्ड लाइन को क्रॉस करवाना चाह रहे हैं। तो हम इसके अंदर से लूप को क्रॉस करवा रहे हैं। तो क्या हुआ, लूप द इंड्यूस्ड फील्ड विल अपोज दैट इंक्रीज। तो इस कोयल के अंदर से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं तो इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, और जो करंट इंड्यूस्ड होगा उसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस्ड होगा। जब इसमें करंट आया मतलब यहां पे दो मैग्नेटिज्म काम कर रहा है, एक इसकी वजह से और एक कोयल के अंदर करंट पास होने की वजह से। तो जो कोयल के अंदर करंट पास होने की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस्ड होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और अपोज करेगा एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं इसको रोकने की कोशिश करेगा, इसको अपोज करेगा। ठीक है, सेकंड डायग्राम समझते हैं। अगर हम इसको डिक्रीज करें, मतलब हमने मैग्नेट जो हमारा नॉर्थ पोल मैग्नेट था उसको हमने बाहर लिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आई थी वो वापस बाहर की तरफ आ गई। डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन यही रहेगी, सिर्फ फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हम मैग्नेट को दूर कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। और जब ये दूर करेंगे इसमें से फ्लक्स डिक्रीज करना शुरू करेगा। लूप में जो थ्रू द लूप द इंड्यूस्ड फील्ड विल बी रिप्लेस एंड डिक्रीज।
रिप्लेस दैट डिक्रीज। तो क्या होगा इसके अंदर कि जो ये इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही थी, अब वो क्योंकि हमने इसको वापस खींच लिया मैग्नेट को, तो ये बाहर की तरफ निकल गई। जब ये बाहर की तरफ निकली तो जो यहां करंट इंड्यूस होना था, कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो करा उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, और यहां जो करंट इंड्यूस्ड होना था, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होना था जिसकी डायरेक्शन ये होनी थी, वो ना होकर के उसकी डायरेक्शन ये वाली हो गई। ये आप देख रहे हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो रेड कलर में आपको इसमें ऑरेंज कलर में पहले से दिखाया गया है। एक बार और दिखाता हूं मैं, आप समझते हैं क्या इसमें। ये आपके पास जो मैग्नेट की वजह से फील्ड लाइंस आ रही थी, हमने मैग्नेट को बाहर कर लिया, तो जिससे जो फील्ड लाइन यहां तक पहुंची हुई थी वो फील्ड लाइन वापिस चली गई, और यहां पर जो कोयल थी, इस कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो डिक्रीज करने लगी, कम होने लगी। आप ये कह सकते हैं कि मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ थी वो कम पहुंचने लगी, कहां तक? कोयल तक। तो क्या हुआ, जो फ्लक्स था, फ्लक्स क्या हुआ? फ्लक्स डिक्रीज हुआ, फ्लक्स डिक्रीज हुआ। और जब फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो जो इंड्यूस्ड फील्ड था वो क्या करेगा? रिप्लेस दैट डिक्रीज। जो डिक्रीज हो रहा था इसको रिप्लेस करेगा, कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पे जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको लेंस लॉ समझ में आएगा। थोड़ा थ्योरेटिकल करते हैं, आपने कुछ चीजें इसमें से पढ़ के लिखनी है, तो वो देख लिए। लेंस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है, इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड विल अपोज चेंज इन फ्लक्स। वो क्या करेगा? फ्लक्स में जो चेंज आएगा उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, विच इंड्यूस द ईएमएफ इन फर्स्ट प्लेस। कंसिक्वेंटली इंड्यूस करंट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है, तो हमने बार बार बात की है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एन पोल के यहां पर जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है, इस इंड्यूस करंट की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। तो जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है उसका एक अपना मैग्नेटिक एरिया भी बन रहा है। ऑन मैग्नेटिक फील्ड विल इंटरैक्ट किससे? विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां समझे, दो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, कोयल की खुद की मैग्नेटिक फील्ड, जो आपके पास कोयल है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और जो आपके पास बार मैग्नेट है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, दोनों इंटरैक्ट करेंगी, और इंटरैक्ट की वजह से क्या होगा? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि कोयल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं, आ रही हैं, वो इसके अपोजिट काम करेंगे। अगर ये इनसाइड में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो वो इसके अपोजिट आके इसको रेजिस्ट करेंगे, एक रेजिस्टिंग फोर्स वहां पे पैदा होगा। लेंस लॉ कम इन हैंड टू हैंड विद द फैराडे लॉ। डेफिनेटली फैराडे लॉ को लेंस लॉ फॉलो करता है हर तरह से, बिकॉज द करंट डिस्क्राइब इन द लेंस लॉ इज ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ डिस्क्राइब इन फैराडे लॉ। फैराडे लॉ अगर आपने नहीं पढ़ा तो फैराडे लॉ की मैंने वीडियो इसमें डाल रखी है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है फैराडे लॉ को, आप पहले वहाँ से फैराडे लॉ पढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली लेंस लॉ जो है वो हैंड टू हैंड या साथ साथ चलता है किसके? फैराडे लॉ के। फैराडे लॉ में बताया गया था कि किस तरह से जो ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड होगा, और उसकी पोलैरिटीज को जो है वो लेंस लॉ ने बताया। हाउएवर लेंस लॉ एप्लीकेबल इफ करंट प्रोड्यूस, यही बात काफी देर से कर रहे हैं हम, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आनी चाहिए कि जब तक कोयल के अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, और जब तक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा तब तक लेंस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ओनली एप्लीकेबल व्हेन करंट प्रोड्यूस। और करंट प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं आगे पढ़ेंगे भी थोड़ा सा, और वो मैंने बताया आपको कि वो मैग्नेट को इसके अराउंड मूव कराना है कोयल के पास। फॉर एग्जाम्पल, if EMF is induced in an open circuit where a circuit current cannot flow, ठीक है। अब सिंपल वायर ले लीजिए, आप इसमें एक वायर ले लीजिए, ये इधर से भी ओपन है, ठीक है, और इधर से भी ओपन है, तो इसमें कैसे इंड्यूस्ड होएगा? ओपन सर्किट है, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा इसमें, आपने यहाँ पे फ्लक्स कैसे बनाओगे? इसके आसपास आप फ्लक्स ले आओ या कुछ भी ले आओ, कुछ नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं कर रहा है। करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड में जनरेट नहीं होगा,
तभी होगा जब करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करना मेन इसकी ज़रूरत है इसमें से। लेंज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एंड रेजिस्टिंग फोर्स विल नॉट प्रेजेंट। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा तो लेंज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, लेंज लॉ ही एप्लीकेबल नहीं हुआ तो फिर वहाँ रेजिस्टिंग फोर्स तो लगने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। द वेस्ट बे समझते हैं, कुछ और तरीके से एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं लेंज लॉ को। फ्लक्स चेंज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लक्स चेंज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेंज लॉ कैन नॉट ऑकर्स विदाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहली बात होगी फैराडे नहीं है तो लेंज लॉ कहीं आएगा ही नहीं, और फैराडे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि एक कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके उसके अंदर क्या करना, उसके अंदर करंट प्रोड्यूस करना। ठीक है, अगर उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है तो फिर अगली सारी बात होती है, और नहीं होता तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने पहले ही कह दिया कि लेंज लॉ कैन नॉट ऑकर, कब, विदाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर बार बार बता रहा हूं, फैराडे लॉ पहले से है वीडियो, आप देख सकते हैं। द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई व्हेन लेंज लॉ इज एप्लीकेबल to recognized when a conductor experience change in magnetic flux, that is another important line। जब तक कोयल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इन आउट, तब तक उसके अंदर करंट इंड्यूस नहीं होगा। ध्यान रखना, जब तक कोयल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं करेगा उसके अंदर, तब तक करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। जब तक ये फ्लक्स अंदर जाएगा बाहर आएगा, अंदर जाएगा, मतलब बस ये बाहर आएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। आप ये कह सकते हैं यहां तक गया वापस आया यहां तक, फिर गया यहां तक, फिर वापस आया यहां तक, तब तक इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा। जब तक करंट इंड्यूस नहीं होगा तब तक कोई भी आगे फर्दर लेंज लॉ या फैराडे लॉ नहीं अप्लाई होगा। अ कॉमन कॉज ऑफ फ्लक्स चेंज इज रिलेटिव मोमेंट बिटवीन द कंडक्टर एंड अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें क्या, फ्लक्स कब आएगा, अभी वही बात हो रही थी जो मैंने बताया आपको कि जब तक रिलेटिव मोमेंट नहीं आएगा, किस किस के बीच में, कंडक्टर के और मैग्नेटिक फील्ड के। चाहे तो आप कंडक्टर को मूव कराओ, ठीक है, चाहे तो आप इस कोयल को मूव कराओ, और चाहे आप मूव कराओ अपने मैग्नेट को। एक मैग्नेट आपके पास है और दूसरा कोयल आपके पास है, तो इन दोनों में से आप जिस मर्जी को मूव कराओ, मूव आपको किसी एक को कराना ही पड़ेगा, चाहे तो कोयल मूव करे और चाहे मैग्नेट मूव करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मूविंग अ मैग्नेट इस विसिनिटी, दैट इज मतलब नियर डियर होना चाहिए, लगभग नजदीक, किसके, कंडक्टर के। जैसे मैंने बताया कि क्या, मैग्नेट, ये मैग्नेट है, ये कोयल के नजदीक मूव करेगा, मूवमेंट होगी कोयल के नजदीक इसकी। ठीक है, या फिर मूविंग कंडक्टर विद इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, इसके बीच में हमने डाल दिया एक करंट कैरिंग कॉयल, करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर से, तो हम इस कोयल को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोयल को चेंज करें फील्ड के अंदर डाल के, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब चेंज, फ्लक्स चेंज होना चाहिए, फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती रहनी चाहिए। अगर वो चेंज नहीं होती तो फिर वो करंट इंड्यूस नहीं करेगी। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें क्या करना है, या तो कंडक्टर को मूव कराना है या फिर मैग्नेट को मूव कराना है नियर द कंडक्टर। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का जो थियोरेटिकल पोर्शन और डायग्रामेटिकल था वो हमने समझा। थोड़ा सा न्यूमेरिकली देखते हैं, मैथमेटिकली कि क्या है लेंज लॉ। और आप सिंपली अगर कभी लेंज लॉ आपसे पूछा जाता है तो आप इतना लिख करके अपना काम चला भी सकते हैं। इट्स अ सफिशिएंट डेफिनेशन। ऊपर से आप एक दो लाइन की डेफिनेशन उठा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पहली लाइन में डिफाइन किया था। इन दो पॉइंट से आप इस लाइन से उठा सकते हैं, या आप ऊपर जो हमारी पहली लाइन थी यहाँ पे फर्स्ट लाइन, यहाँ से आप इसके डेफिनेशन को उठा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये भी सफिशिएंट है जो आप मैथमेटिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। लेंज लॉ फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला। लेंज लॉ इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्मूला ऑफ फैराडे लॉ। फैराडे लॉ के अंदर लेंज लॉ का फॉर्मूला मिल जाता है। फैराडे सेकंड लॉ के अंदर हमने ये देखा भी था। हेयर द नेगेटिव साइन
कंट्रीब्यूट, जो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया है, नेगेटिव साइन कंट्रीब्यूट बाय लेंज लॉ, ये नेगेटिव साइन ही लेंज लॉ ने दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हमने बात की थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में या उसको अपोज करने के लिए वहां पर जो करंट इंड्यूस्ड हुआ उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। द एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज ई एम एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। यहाँ पे बात करें तो ई एम एफ इज द इंड्यूस्ड वोल्टेज जो उसके अंदर इंड्यूस हो रही है, ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, जो आपने ये कोयल ली है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितने लूप्स हैं, ठीक है, दैट इज एन। एंड डेल्टा फाई इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जो चेंज आया है दैट इज डेल्टा फाई, और फाई से हमने पहले पढ़ा था कि फाई को हम मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए यूज करते हैं। डेल्टा टी चेंज इन द टाइम, जो टाइम चेंज हुआ उस टाइम पर, दैट इज डेल्टा टी। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है लेंज लॉ का, कभी यूज हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। चलिए आगे देखते हैं। एक हंसते खेलते छोटी सी बात कर लेते हैं इसके अंदर, और वो छोटी सी बात क्या है कि जो लेंज लॉ है ना, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, ये लेंज लॉ को जस्टिफाई करता है। हमने बस यही बात प्रूफ करनी है कि जो हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये लेंज लॉ को जस्टिफाई करती है और ये कैसे रिलेट करते हैं। तो बात करते हैं कि इंड्यूस्ड करंट, जो करंट हमारे पास इंड्यूस्ड हुआ इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक तरह की वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। दिस एनर्जी मस्ट हैव ओरिजिनेट, कहां से आया है, फ्रॉम समवेयर ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से ही आया है। कैसे, देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिलेटिव मोशन, हमने ये बात तो अभी अभी कर ही ली है कि जो हमारे पास दो, या तो मैग्नेट मूव करेगा कंडक्टर की तरफ, कॉइल की तरफ, या कॉइल मूव करेगी मैग्नेट की तरफ। मूवमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मस्ट हैव डिक्रीज एंड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज व्हाई इट मेक्स सेंस फोर्स देयर टू बी द रेजिस्टिंग फोर्स। यहां से रेजिस्टिंग फोर्स इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ है, स्लोइंग डाउन द रिलेटिव मोशन, जो रिलेटिव मोशन को स्लो डाउन कर रहा है, ठीक है। An alternative justification is consider a counter example. Let's assume Lenz law is not true. हम पहले मान लेते हैं कि not Lenz law true नहीं है, और that induced current and therefore induced current does not act oppose the change in the flux but instead act promoted it. That is most important. हमने मान लिया कि Lenz law के तहत ये ना इसको प्रमोट कर रहा है उसने, जैसे हमने देखा कि कोयल के अंदर, ऊपर चलते हैं डायग्राम में, हमने इस डायग्राम में देखा था क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर आ रही हैं, किसकी, मैग्नेट की वजह से, और इंड्यूस्ड जो हुआ है मैग्नेटिक फील्ड वो इधर हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे के। यही बात वहां वो बताना चाह रहा है। अगर ये इसको अपोज ना करके सेम डायरेक्शन में जाए, मैग्नेटिक फील्ड की भी मैग्नेटिज्म और जो आपका इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिज्म आया तो वो भी, तो सुपर इम्पोज होकर प्लस हो जाएगा, ये पावर प्लस हो जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। मीन्स वो प्लस होता चला जाएगा। और इसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है, इफ दिस इन दिस केस व्हेन a state conductor is moved into a magnetic field, the resultant force would further accelerate the conductor in order to further increase the magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करेगा, क्यों, दोनों ही सुपर इम्पोज हो रही हैं, बढ़ रही हैं। अगर फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, और वो इंक्रीज करने के बाद कंडक्टर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज करेगी, और अगर वो इंक्रीज करती है तो चेंज इन फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और अगर चेंज इन फ्लक्स इंक्रीज करता है तो हायर मैग्नीट्यूड का करंट इंड्यूस्ड होगा, इतने हायर मैग्नीट्यूड का होगा कि शायद कंट्रोल भी ना हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बोल रहे हैं इंड्यूस्ड करंट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द इंक्रीज इन बोथ काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉयलेट्स द एनर्जी कंजर्वेशन एज एनर्जी हैज बीन क्रिएटेड आउट ऑफ
नाउ वेयर, तो आप ये कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, जो हमने माना ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। लेंस लॉ को फॉलो होना ही पड़ेगा कि अगर नहीं हुआ तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लस होता जाएगा, प्लस होता जाएगा, और एक बम्बार्डिंग लेवल पर बहुत बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करेगा, जिसे किसी भी बारे में संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर बार वो बढ़ करके आएगा। जैसे आपने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पढ़ा होगा, कुछ उसी तरह से बढ़ के आएगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो लेंस लॉ है वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और वो फॉलो करता है न्यूटन थर्ड लॉ को भी, एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को उसकी तरफ लेकर जाते हैं तो उसके रिएक्शन में एक अपोजिट जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है उसकी वजह से मैग्नेटिक अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लेंस लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कुछ भी इसमें से पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल है शंकर सर, और आप उसको सर्च कर सकते हैं @OHM इंस्टीट्यूट के नाम से। टेलीग्राम फिजिक्स बाय शंकर सर, इसमें आपको PDF मिल जाएंगी इस पूरे डाटा की। एंड यू मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लोगों को भेजें ताकि और लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।